दोस्तों, मेरा नाम मूविका शर्मा है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया है कि हम अपनी फ्री लॉ क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और आज का हमारा पहला दिन है और हमारा टॉपिक है CRPC 1973, जिसे हम विस्तार से वर्णन करेंगे। ठीक है, हमारे CRPC का विस्तार से वर्णन इस प्रकार दिया गया है, जिसे हम CRPC 1973 कहते हैं। इसका हिंदी में नाम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 बताया गया है। इसमें कुल अध्याय 37 दिए गए हैं, जिसे 37 कुल चैप्टर, टोटल चैप्टर आपके 37 दिए गए हैं। टोटल सेक्शन 484, कुल धाराएं कितनी दी गई हैं? 484 दी गई हैं। लागू 1 अप्रैल 1974 को किया गया था। लागू दिनांक कितनी है? 1 अप्रैल 1974। राष्ट्रपति की लागू तिथि 25 जनवरी 1974। राष्ट्रपति की परमिशन कब मिली? 25 जनवरी 1974 को मिली गई और लागू किया गया 1 अप्रैल 1974 को। इसका अधिनियम संख्या 2 है। CRPC का अधिनियम संख्या कितना है? 2 है। ठीक है, संहिता का परिचय। पच्चीस जनवरी 1974 को पारित किया गया। और 1 अप्रैल 1974 को इसे लागू किया गया। 74 से लागू हुई। तो संहिता का पारित हुई का मतलब होगा राष्ट्रपति की परमिशन। तो लागू दिनांक क्या है? 1 अप्रैल 1974 लागू दिनांक है। संहिता पारित कब हुई? 25 जनवरी 1974 को पारित की गई। मूलतः 37 अध्यायों, 484 धाराएं और 2 अनुसूचियों में विभक्त किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है संहिता का परिचय। संहिता की प्रकृति। जैसा कि हमने बताया, पहले आपका संहिता की परिचय दिया गया था। नेक्स्ट आता है आपका संहिता की प्रकृति। तो संहिता की प्रकृति कैसी होगी? तो संहिता की प्रकृति आपकी दंडात्मक प्रकृति की दी गई है। संहिता की प्रकृति यह एक प्रक्रियात्मक विधि है। कैसी है? इसको हम प्रक्रियात्मक विधि कहते हैं। संहिता की प्रकृति प्रक्रियात्मक विधि है। कौन सी विधि है? प्रक्रियात्मक विधि है। धारा 125 एवं 344 भरण पोषण का अधिकार, मिथ्या साक्ष्य दशा में दंड की घोषणा करती है। दंड की घोषणा करती है। अतः यह दोनों मौलिक प्रकृति की है। मौलिक प्रकृति की है। देखिए दोस्तों, इसमें बताया कि संहिता की प्रकृति जो है वो एक प्रक्रियात्मक विधि है। कौन सी विधि है? प्रक्रियात्मक विधि है। ठीक है, इसकी जो धारा है 125 और 344 बताई गई है। 125 आपके भरण पोषण के अधिकार के बारे में बताती है। 344 मिथ्या साक्ष्य की दशा में बताई गई है। तो मिथ्या साक्ष्य की दशा में और भरण पोषण के अधिकार में दंड की घोषणा करती है, यह बताया गया है। अतः ये दोनों कौन सी है? ये मौलिक प्रकृति की है। कौन सी है? मौलिक प्रकृति की बताई गई है।
तो धारा 125 और 344 मौलिक प्रकृति की है, बाकी ये है आपकी एक प्रक्रियात्मक विधि। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, जो कि संहिता का विस्तार बताया गया है। संहिता का विस्तार, इसे हम दो भागों में विभक्त करते हैं। संहिता का विस्तार जिसे हम दो भागों में विभक्त करते हैं। फर्स्ट है आपका क्षेत्रगत विस्तार। क्षेत्रगत विस्तार। सेकंड आता है आपका विषयगत विस्तार। विषयगत विस्तार। क्षेत्रगत विस्तार को धारा 1 में बताया गया है, धारा 1 में, और विषयगत विस्तार को धारा 4 में बताया गया। धारा 4। क्षेत्रगत विस्तार को भी लागू किया गया, कहाँ लागू किया गया है और कहाँ नहीं किया गया है। तो लागू किया गया, लागू हुआ और लागू नहीं। तो लागू कहाँ किया गया है, आपका संपूर्ण भारत पर, संपूर्ण भारत पर लागू किया गया है। कब से किया गया है, 31 अक्टूबर 2019 संपूर्ण भारत पर लागू किया गया है। और लागू कहाँ नहीं किया गया है, तो जम्मू कश्मीर राज्य पर, जम्मू कश्मीर राज्य पर आर्टिकल 370 के अधीन संसद की विधायी शक्तियों पर रोक के कारण, रोक के कारण क्या कह रहा है कि आपका क्षेत्रगत विस्तार धारा 1 में बताया गया है, लागू किया गया कहाँ पर, संपूर्ण भारत पर। लागू कहाँ किया गया, आपका संपूर्ण भारत पर किया गया है। कब से किया गया है, 31 अक्टूबर 2019 से लागू। जम्मू कश्मीर राज्य पर आर्टिकल 370 के अधीन संसद की विधायी शक्ति पर रोक के कारण होता है। फर्स्ट पॉइंट आता है। नेक्स्ट आता है आपका सेकंड कि नागालैंड राज्य, नागालैंड राज्य एवं जनजाति क्षेत्रों पर, एवं जनजाति क्षेत्र यहाँ तक क्लियर हुआ। क्षेत्रगत विस्तार धारा 1 में बताया गया है, लागू किया गया संपूर्ण भारत पर किया गया, 31 अक्टूबर 2019 से लागू किया गया। लागू नहीं है कहाँ पर, जम्मू कश्मीर राज्य पर। इसके अलावा एक पॉइंट और आता है जो कि आपका यहाँ ऊपर लिखते हैं, नागालैंड राज्य पर नागालैंड राज्य एवं जनजाति क्षेत्रों पर, जनजाति क्षेत्रों पर विशेष, इसको छोड़ दो किसी, परंतु संहिता की अध्याय 8, 10 एवं 11 एवं 11
नागालैंड एवं जनजाति क्षेत्रों पर लागू है। नागालैंड एवं जनजाति क्षेत्रों पर लागू है। नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पर जगह कम थी, स्पेस कम की वजह से अपन ने यहाँ पर इसे डिफाइन कर दिया गया है। तो कहता है आपका जम्मू कश्मीर राज्य आर्टिकल 370 के अधीन संसद की विधायी शक्ति पर रोक के कारण होता है, और नागालैंड एवं जनजाति क्षेत्रों पर, जो कि विशेष कारणों में बताया गया है। परंतु जो संहिता का अध्याय 8, 10 और 11 है वो नागालैंड एवं जनजाति क्षेत्रों पर भी लागू किया गया है, अन्य किसी स्थान पर नहीं किया गया है। अब आते हैं अपन विषयगत विस्तार पर। विषयगत विस्तार भारतीय दंड संहिता, शॉर्ट में लिख देते हैं स्पेस कम की वजह से। भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराधों पर आता है आपका धारा 4 की उपधारा धारा 4 की उपधारा 1 में और यह संहिता अनिवार्यतः लागू होती है। अनिवार्यता लागू होती है। क्या कह रहा है? जो विषयगत विस्तार को धारा 4 में बताया गया है, आईपीसी के अधीन अपराधों पर बताया गया है धारा 4 की उपधारा 1 में, और यह जो संहिता होगी वो अनिवार्यता रूप से लागू की गई है। नेक्स्ट आता है सेकंड, अन्य विधियों के अधीन अपराधों पर। अन्य विधियों के अधीन अपराधों पर धारा 4 की उपधारा 2 में, धारा 4 की उपधारा 2 में बताया गया है। यह बताती है कि उस विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए यह संहिता अपशिष्ट रूप से लागू होती है। कैसे रूप से लागू होती है? अपशिष्ट रूप से लागू होती है। चलिए, ये आता है आपका संहिता का विस्तार। क्षेत्रगत विस्तार बताया गया जो धारा 1 में है। विषयगत विस्तार जो धारा 4 में बताया गया है। क्षेत्रगत विस्तार को 2 भागों में बांटा गया है। आपका एक आता है लागू होना, एक लागू नहीं होना। तो लागू होना कहाँ पर आता है? संपूर्ण भारत में आता है, जो 31 अक्टूबर 2020 से लागू नहीं होगा। कहाँ पर होगा? 2 जगह पर नहीं होगा। एक आपका जम्मू कश्मीर राज्य पर होगा। जम्मू कश्मीर राज्य पर कब? आर्टिकल 370 के अधीन संसद की विधायी शक्ति पर रोक के कारण होता है। सेकंड आता है नागालैंड राज्य एवं जनजाति राज्यों पर। तो ये कहता है आपका कि विशेष सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति के कारण, किसके कारण? विशेष एवं सांस्कृतिक स्थिति के कारण। परंतु संहिता के जो अध्याय 8, 10 एवं 11 बताए गए हैं वो जनजाति एवं नागालैंड राज्यों पर क्षेत्रों पर भी लागू किए गए। सेकंड आता है विषयगत विस्तार जो धारा 4 में बताया। धारा 4 ये कहता है कि जो आईपीसी के अधीन अपराध होंगे वो धारा 4 की धारा 1 के अधीन होगा, और यह आईपीसी जो होगी वो यह संहिता आपकी अनिवार्यता रूप से लागू होगी। सेकंड आता है अन्य विधियों के अधीन अपराधों पर। धारा 4 की धारा 2 में बताया गया है। ये बताती है कि
उस विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए यह संहिता अपशिष्ट रूप से लागू होती है। कैसे लागू होती है? अपशिष्ट रूप से इसको लागू किया गया है। यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट?